राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में 168 राज्यों में विधायिकाओं का गठन, 169 राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन, 170 विधानसभाओं का गठन, 171 विधान परिषदों का गठन, 172 राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल, 173 राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता, 174 राज्य विधायिका के सत्रावसान व उनका भंग होना, 175 राज्यपाल का सदन अथवा सदनों को संबोधित करने तथा उन्हें संदेश देने का अधिकार, 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, 177 सदनों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार, राज्य विधायिका के पदाधिकरण पदाधिकारीगण, 178 विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, 179 विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पदों से पदत्याग, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, 180 उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे व्यक्ति की शक्तियाँ, 181 अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, जबकि उन्हें हटाए जाने पर संबंधी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो। विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, 183 सभापति तथा उपसभापति के पदों से पदत्याग, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, 184 उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति जो कि सभापति का कार्यभार देख रहा हो को सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति, 185 सभापति एवं उपसभापति द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो। 186 विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, 187 राज्य विधायिका का सचिवालय, 188 सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, 189 सदन में मतदान, सदनों की रिक्तियों एवं कोरम का विचार किए बिना कार्य करने की शक्ति, सदस्यों की अयोग्यता, 190 सीटों का रिक्त होना, 191 सदस्यता के लिए अयोग्यता, 192 सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय, 193 अनुच्छेद 188 के अंतर्गत शपथ ग्रहण के पहले स्थान ग्रहण और मतदान के लिए दंड अथवा उस स्थिति के लिए भी जबकि अर्हता नहीं हो अथवा अयोग्य ठहरा दिया गया हो। राज्य विधायिकाओं एवं सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा सुरक्षा, 194 अनुच्छेद 194 विधायी सदनों तथा इनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार इत्यादि, 195 सदस्यों के वेतन भत्ते, विधायी प्रक्रिया, 196 विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान, 197 विधान परिषद के वित्त विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के संबंध में शक्तियों पर प्रतिबंध, 198 वित्त विधेयकों संबंधी प्रक्रिया, 199 वित्त विधेयक की परिभाषा, 200 आर्टिकल 200 विधेयकों की स्वीकृति, 201 बिल विचारार्थ सुरक्षित, 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, 203 विधायिका में प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया, 204 विनियोग विधेयक, 205 पूरक अतिरिक्त अथवा अतिरेक अनुदान, 206 लेखा ऋण एवं असाधारण अनुदानों पर मतदान, 207 वित्त विधेयकों संबंधी विशेष प्रावधान, साधारण प्रक्रिया, 208 में प्रक्रिया संबंधी नियम, 209 में राज्य विधायिका में वित्तीय कार्यवाहियों से संबंधित प्रक्रियागत नियम, 210 में विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 211 में विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध, 212 में न्यायालय द्वारा विधायिका की कार्यवाहियों के संबंध में पूछताछ नहीं, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ,
विधायिका की अवकाश अवधि में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत बनाए गए कानून। अधिनियम। पश्चिम बंगाल विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969। ये पश्चिम बंगाल विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। पंजाब विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969। ये पंजाब राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन का प्रावधान किया गया। आंध्र प्रदेश विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1985। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद का उन्मूलन का प्रावधान किया गया। तमिलनाडु विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 2005। तमिलनाडु विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। आंध्र प्रदेश विधान परिषद सृजन अधिनियम 2005। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद का सृजन का प्रावधान किया गया। तमिलनाडु विधान परिषद सृजन अधिनियम। तमिलनाडु राज्य विधान परिषद के सृजन का प्रावधान किया गया। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद सोपान होता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष होती है। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में तब हुआ जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। कालक्रम में ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय बन गया। 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह संसद को अधिकार कर दिया है कि दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में 2019 देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से केवल 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तक है। 9 संघ शासित क्षेत्रों में से केवल दिल्ली में एक अलग उच्च न्यायालय है। 1966 से ही जो है दिल्ली में ही एक अलग जो है उच्च न्यायालय है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकती है। सभी 25 उच्च न्यायालयों के नाम, स्थापना का वर्ष, न्यायिक क्षेत्र और स्थान का विवरण इस पाठ के अंत में तालिका संख्या इसमें दिया है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों का गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। संरचना और नियुक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय, चाहे वह अनन्य हो या साझा, में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश जितने आवश्यकता अनुसार समय पर राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। इस तरह संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
तदनुसार राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। 2 या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करता है। द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि तब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक वह राय के अनुरूप न हो। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 वरीयतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। 99वां संशोधन अधिनियम 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत कोलेजियम सिस्टम को प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन तथा एनजेएसी एक्ट दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणामतः पुराने कोलेजियम सिस्टम पुनः अस्तित्व में है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जनवरी 2015 में दिया। कोर्ट ने राय व्यक्त की कि नई व्यवस्था यानी एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी। योग्यताएं, शपथ और वेतन। न्यायाधीशों की योग्यताएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा वह उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई हो। इसके अतिरिक्त संविधान में उच्चतम न्यायालय के विपरीत प्रख्यात न्यायविदों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। शपथ अथवा प्रतिज्ञान। जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, पद संभालने से पूर्व उसे इस राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने शपथ निम्नलिखित प्रतिज्ञान करना होता है। अपनी शपथ में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेता है भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का पालन करेगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, सम्यक प्रकार और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेगा। वेतन एवं भत्ते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अवकाश और पेंशन को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनकी नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल के उनमें कोई कमी नहीं की जा सकती।
2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन बढ़ा के जो है 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए प्रति माह एवं अन्य न्यायाधीशों का 80,000 से बढ़ाकर 2,28,000 रुपये कर दिया गया। उन्हें सत्कार भत्ता और निःशुल्क आवास तथा अन्य सुविधाएं भी जो है जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी प्रदान की जाती है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उनके द्वारा आहरित अंतिम माह के वेतन का 50% जो है प्रति माह पेंशन जो है पाने का हकदार है। कार्यकाल, निष्कासन और स्थानांतरण। न्यायाधीशों का कार्यकाल। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित किया गया नहीं है, तथापि संबंध में 4 प्रावधान किए गए हैं। 62 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर या उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर पद छोड़ देता है। न्यायाधीशों को हटाना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और उस सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का समर्थन मिलना आवश्यक है। हटाने के 2 आधार सिद्ध कदाचार और अक्षमता हैं। इस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया और आधारों पर हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाने के निम्नलिखित नियम हैं। 100 सदस्यों लोकसभा अथवा 50 सदस्यों राज्यसभा के हस्ताक्षरित हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष सभापति को सौंपना होगा। अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष सभापति आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करेगा। समिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद होने चाहिए। यदि समिति यह पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या अयोग्य है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अंततः न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित कर देते हैं। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। यह रोचक है कि अब तक उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लाया गया है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है।
हस्तांतरण का पर यह वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्तों का हकदार है जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएं। 1977 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही किया, न कि दंड के रूप में। दोबारा 1974 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण में मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है, लेकिन वही न्यायाधीश इस मामले को चुनौती दे सकता है जिसे स्थानांतरित किया गया है। तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, 2 उच्च न्यायालयों के 2 मुख्य न्यायाधीशों, एक वहाँ के जहाँ से न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है, एक वहाँ के जहाँ वह जा रहा है, परामर्श करना चाहिए। इस तरह एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से ही परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। कार्यकारी अतिरिक्त और सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो, अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं, जिसकी अवधि और 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। यदि अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो या उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक है, राष्ट्रपति उस स्थिति में भी योग्य व्यक्तियों को किसी उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अलावा अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो। किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो। एक कार्यकारी न्यायाधीश तब तक कार्य करता है जब तक कि अस्थायी न्यायाधीश अपना पदभार न संभाले। हालांकि अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र से के पश्चात पद पर नहीं रह सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकते हैं। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति एवं संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय भत्तों का अधिकारी होता है। उसे उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां एवं सुविधाएं और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्यथा वह उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाएगा। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय को सौंपे गए कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। उसे कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद के अतिक्रमण, दबाव, हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। उसे बिना डर व पक्षपात के न्याय करने की छूट होनी चाहिए। संविधान में उच्च न्यायालय के निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। नियुक्ति की विधि। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
स्वयं न्यायपालिका के सदस्यों अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। यह उपबंध कार्यपालिका के पूर्णतः विवेकाधीन में कमी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि न्यायिक नियुक्तियों में राजनैतिक अथवा व्यवहारिक पक्षपात न हो। कार्यकाल की सुरक्षा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उनको संविधान में उल्लिखित विधि और आधारों पर सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि वे केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते, यद्यपि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अब तक किसी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया महाभियोग लाया नहीं गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन, भत्ते, विशेषाधिकारों, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद सिवा वित्तीय आपातकाल के इनमें कमी नहीं की जा सकती। इस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें उसके कार्यकाल तक यथावत रहती हैं। संचित निधि पर भारित व्यय। न्यायाधीश एवं स्टाफ के वेतन एवं भत्ते, पेंशन और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्चा संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस तरह राज्य विधानमंडल में इस पर कोई मतदान नहीं हो सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, न कि राज्य की संचित निधि से। न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती। संविधान एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद अथवा राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं पर प्रतिबंध लगा सकता है, सिवाय उस स्थिति के जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन हो। सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर प्रतिबंध है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के तहत सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे भविष्य में किसी लाभ की आशा से किसी के साथ पक्षपात न करें। अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। इस प्रकार कोई भी इसके कार्यों और निर्णयों की आलोचना या विरोध नहीं होकर सकता। यह शक्ति उच्च न्यायालय के प्राधिकार, गरिमा और उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए दी गई है। अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उच्च न्यायालय में बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप की नियुक्ति कर सकता है। वह उनकी सेवा शर्तें भी तय कर सकता है। इसके न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय की संविधान में उल्लिखित न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक शक्तियों को न तो संसद द्वारा और न ही विधानमंडल द्वारा कम किया जा सकता है, लेकिन अन्य मामलों में इसके न्यायिक क्षेत्र एवं शक्ति को संसद एवं विधानमंडल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। कार्यपालिका से पृथक्करण। संविधान राज्यों को निर्देशित करता है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाए जाएं। इसका अर्थ है कि कार्यपालिका प्राधिकारियों को न्यायिक शक्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप इसके क्रियान्वयन पर न्यायिक प्रशासन में कार्यपालिका प्राधिकारियों की भूमिका समाप्त हो गई। उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र में शक्तियाँ। उच्चतम न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय को भी व्यापक और प्रभावी शक्तियाँ दी गई हैं। यह राज्य में अपील करने का
सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है। इसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इसके अलावा इसकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकार की भूमिका होती है। यद्यपि संविधान में उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तृत उपबंध नहीं किए गए हैं, इसे संविधान में त्वरित न्यायाधिकरण की तरह बताया गया है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां वही होंगी जो संविधान के लागू होने से तुरंत पूर्व थीं। लेकिन एक चीज़ और जोड़ी गई है, वह है राजस्व मामलों पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जो संविधान पूर्व काल में इसके पास नहीं था। संविधान में उच्च न्यायालय को कुछ अतिरिक्त शक्तियां अन्य उपबंधों के द्वारा, जैसे न्यायाधीश, पर्यवेक्षण की शक्ति, परामर्श की शक्ति आदि भी दी गई है। इसके अलावा यह संसद और राज्य विधानमंडल को उच्च न्यायालयों की शक्तियां एवं न्यायिक क्षेत्र के परिवर्तन की शक्तियां देता है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां प्राप्त हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश, रीट क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अभिलेख का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उच्च न्यायालय के वर्तमान क्षेत्राधिकारों एवं शक्तियों पर संवैधानिक उपबंध, एकत्व अभिलेख, संसद के अधिनियम, राज्य विधानमंडल के अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसका अर्थ है उच्च न्यायालय की विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे न कि अपील के जरिए करने का अधिकार है। यह निम्नलिखित मामलों में विस्तारित है: अधिकारिता का मामला एवं न्यायालय की अवमानना, संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन। संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में उच्च महल के मामलों में 4 उच्च न्यायालयों कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय के मूल नागरिक क्षेत्राधिकार हैं। 1973 से पूर्व कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास ही मूल आपराधिक न्याय क्षेत्र थे। इनका आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा पूरी तरह निरस्त कर दिया गया। रीट क्षेत्राधिकार, संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार प्रेक्षा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पद का अर्थ है एक सामान्य कानूनी अधिकार का प्रवर्तन। यदि न्यायाधीश देने का कारण इसके क्षेत्राधिकार राज्य क्षेत्र की सीमाओं में है, तो उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने क्षेत्राधिकार के राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंदर बल्कि इसके बाहर भी ऐसा न्यायादेश दे सकता है। उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनन्य न होकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत समवर्ती है। इसका तात्पर्य है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है, तो पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है कि वह या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सीधे जा सकता है। यद्यपि उच्च न्यायालय का इस संबंध में न्यायिक क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा विस्तारित है। ऐसा इसलिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी आदेश दे सकता है, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए। अर्थात इसका विस्तार ऐसे मामलों में नहीं
जहां एक सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। चंद्र कुमार मामले 1997 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग हैं। इसका तात्पर्य है कि संविधान संशोधन के जरिए भी इसमें कुछ जोड़ा या घटाया जा सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। यहाँ इसके राज्य क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई होती है। यहाँ दोनों इस तरह के सिविल एवं आपराधिक मामलों के बारे में अपील होती है। इस प्रकार अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र इसके मूल न्यायिक क्षेत्र से ज़्यादा विस्तृत है। दीवानी मामले। इस संबंध में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नानुसार है। जिला न्यायालयों अतिरिक्त जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों को प्रथम अपील के लिए कानून और तथा दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है यदि परिमाण निर्धारित सीमा से अधिक है। जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील जिसे इसमें कानून का प्रश्न हो, तथ्यों का नहीं। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय में अंतः न्यायालयीय अपील का प्रावधान है। जब उच्च न्यायालय का कोई एक न्यायाधीश मामले पर निर्णय देता है उच्च न्यायालय के मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत, तो ऐसे मामलों में निर्णय उसी न्यायालय की खंडपीठ में हो सकता है। प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने की जा सकती है। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ये अधिकरण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के विषयाधीन हैं। परिणाम स्वरूप किसी पंचायत के फैसले के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति बिना पहले उच्च न्यायालय गए सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता। आपराधिक मामले। उच्च न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है। सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब किसी को 7 साल से अधिक सजा हुई हो। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजाए मौत आमतौर पर मृत्युदंड के रूप में जाना जाने वाला, पर कार्रवाई से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए, चाहे सजा पाने वाले व्यक्ति ने कोई अपील की हो या नहीं की हो। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ मामलों में उल्लिखित सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर दंडाधिकारी या अन्य दंडाधिकारी न्यायिक के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नज़र रखे, सिवाय सैन्य न्यायालयों और अभिकरणों के। इस प्रकार वह मामले वहाँ से स्वयं के पास मंगवा सकता है, सामान्य नियम तैयार और जारी कर सकता है, उनके प्रयोग और कार्रवाई को नियमित करने के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है, उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखा सूची आदि के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है, शेरिफ, क्लर्क, अधिकारी एवं वकील को शुल्क आदि निश्चित करता है। पर्यवेक्षण के मामले में उच्च न्यायालय की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं, क्योंकि यह सभी न्यायालयों एवं सहायकों पर विस्तारित होता है, चाहे वे उच्च न्यायालय से में अपील के क्षेत्राधिकार में हो या न हो। इसमें न केवल प्रशासनिक पर्यवेक्षण बल्कि न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल है।
यह पुनर्व्याख्यायित न्यायिक क्षेत्र है और स्वतः संज्ञान ले सकता है। किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक नहीं है। तथापि यह शक्ति उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों और अधिक्रमणों के ऊपर असीमित अधिकार नहीं देती। यह एक असाधारण शक्ति है और इसलिए इसका प्रयोग केवल कभी-कभार और आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए। सामान्यतः यह क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण, नैसर्गिक न्याय का घोर उल्लंघन, विधि की त्रुटि, उच्चतर न्यायालयों की विधि के प्रति असम्मान, अनुचित निष्कर्ष और प्रकट अन्याय तक सीमित होती है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर एक उच्च न्यायालय के अपीलीय न्यायिक क्षेत्र एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारों, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, के अलावा प्रशासनिक नियंत्रण और अन्य शक्तियां रहती हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा। जिला न्यायाधीशों से अलग में नियुक्ति में राज्यपाल इससे परामर्श लेता है। यह राज्य की न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीशों के अलावा के तैनाती, स्थानांतरण, सदस्यों के अनुशासन, अवकाश, स्वीकृत पदोन्नति आदि मामलों को भी देखता है। यह अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है यदि उनमें महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हों और संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो। यह या तो इस मामले को निपटा सकता है या अपने निर्णय के साथ मामले को संबंधित न्यायालय को लौटा सकता है। जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून को मानने के लिए भारत के सभी न्यायालय बाध्य होते हैं, उसी प्रकार इसके कानून को उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानने की बाध्यता होती है जो उसके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां हैं। उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही और कार्य शाश्वत स्मृति और परिसाक्ष्य के लिए रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। इन्हें कानूनी परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाता है। इसे न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है। न्यायालय की अवमानना पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया है। इसके तहत अवहेलना दीवानी अथवा आपराधिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। सिविल अवमानना का अर्थ है एक न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश, न्यायाधीश अथवा अन्य प्रक्रिया को जानबूझकर पालन न करना। आपराधिक अवहेलना का मतलब है किसी मामले का प्रकाशन या ऐसा कार्यवाही न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित अथवा कम करना, न्यायिक कार्यवाही के प्रति दुराग्रह अथवा उसमें हस्तक्षेप, किसी अन्य प्रकार से न्यायिक प्रशासन में अवरोध अथवा हस्तक्षेप। हालांकि निर्दोष प्रकाशन एवं कुछ मामलों का वितरण, न्यायिक कार्यवाही की सही रपट, उचित एवं वाजिब न्यायिक आलोचना, कार्यवाही प्रतिक्रिया आदि न्यायालय की अवहेलना नहीं है। अभिलेख न्यायालय के रूप में एक उच्च न्यायालय किसी मामले के संबंध में दिए गए अपने स्वयं के आदेश अथवा निर्णय की समीक्षा की उसमें सुधार की शक्ति भी उसे है। यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा इसे कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय को संविधान ने विशेष रूप से अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति।
उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और नियमनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। यदि वे संविधान का उल्लंघन करने वाले हैं तो उन्हें असंवैधानिक और सामान्य यानी कि शून्य घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। यद्यपि न्यायिक समीक्षा पदांश का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के उपबंध स्पष्ट हैं। संवैधानिक वैधता के मामले में विधायी अधिनियमों अथवा कार्यपालिका के आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। मौलिक अधिकारों का हनन भाग 3 जिस प्राधिकरण द्वारा यह तैयार किया गया है या उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है और संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1976 में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति को कम किया गया है। किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई है। हालांकि 43वें संशोधन अधिनियम में 1977 में फिर मूल स्थिति बहाल कर दी गई है। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एवं नाम इलाहाबाद 1866 उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद लखनऊ में भी इसका एक बेंच है। आंध्र प्रदेश 2019 में आंध्र प्रदेश न्यायिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश और सीट जो है अमरावती। बम्बई 1862 में न्यायिक क्षेत्र महाराष्ट्र गोवा दादरा नगर हवेली। अच्छा ये तीनों जो है आते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी में। और सीट मुंबई नागपुर पणजी और औरंगाबाद खंडपीठ। कलकत्ता 1862 में। पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कोलकाता पोर्ट ब्लेयर ये सब आते हैं। छत्तीसगढ़ में इसको 2000 में इसका स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़ न्यायिक क्षेत्र बिलासपुर सीट। दिल्ली 1966 में दिल्ली आता है न्यायिक क्षेत्र में और सीट दिल्ली। गुवाहाटी 1948 में। असम नागालैंड मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सीट गुवाहाटी कोहिमा आइजोल और ईटानगर में खंडपीठ है। गुजरात 1960 में गुजरात न्यायिक क्षेत्र सीट अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश 1971 स्थापना वर्ष हिमाचल प्रदेश शिमला जो है सीट। जम्मू और कश्मीर 1928 में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों आते हैं। श्रीनगर और जम्मू सीट। झारखंड 2000 में झारखंड न्यायिक क्षेत्र रांची। कर्नाटक 1884 में कर्नाटक बेंगलुरु आता है इसमें। केरल 1956 में केरल और लक्षद्वीप एर्नाकुलम सीट। मध्य प्रदेश 1956 में मध्य प्रदेश और जबलपुर इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ। मद्रास 1862 तमिलनाडु और पुदुचेरी चेन्नई में इसका खंडपीठ है। मणिपुर 2013 में मणिपुर और मेघालय 2013 में इम्फाल और शिलांग सीट। और उड़ीसा 1948 में उड़ीसा कटक सीट। और बिहार 1916 में बिहार पटना। पंजाब और हरियाणा 1875 में पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ है। 1875 में चंडीगढ़ पीठ। और राजस्थान 1949 में राजस्थान जोधपुर जयपुर में खंडपीठ। सिक्किम 1975 सिक्किम गंगटोक। तेलंगाना 1954 तेलंगाना हैदराबाद। त्रिपुरा 2013 त्रिपुरा अगरतला। उत्तराखंड 2000 उत्तराखंड
और नैनीताल। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214 अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में। 216 उच्च न्यायालय का गठन। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा दशाएं। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण। 220 अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 न्यायाधीशों का वेतन आदि। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 226 कतिपय याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिकता वैधता पर विचार नहीं किया जाना, इसको हटा दिया गया है। 227 उच्च न्यायालयों का सभी न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्ति। 228 उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का स्थानांतरण। 228 राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त। 229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों में व्यय। 230 उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। 232 व्याख्या, जिसको अब हटा दिया गया है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के उपबंधों के तहत 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अधिकरण। ट्रिब्यूनल्स। मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध नहीं है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से एक नया भाग 14 को जोड़ा गया। इस भाग को अधिकरण नाम दिया गया। इसमें 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 323 को जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, और अनुच्छेद 23 ख जो कि अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 क संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र व राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। अन्य शब्दों में अनुच्छेद 23 को संसद को यह अधिकार देता है कि वह सेवा मामलों से संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से अलग प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। अनुच्छेद 23 का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1885 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन का प्रावधान करता है। यह अधिनियम किसी पीड़ित लोक सेवक को शीघ्र व कम खर्चीला न्याय प्रदान करने के संबंध में एक नया अध्याय
जोड़ता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अपनी प्रधान खंडपीठ दिल्ली विभिन्न राज्यों में पूरक खंडपीठों के साथ 1985 में गठित हुआ। वर्तमान में इसकी 17 खंडपीठें हैं। इनमें से 15 मुख्य न्यायालयों की प्रधान पीठों में और 2 अन्य जयपुर व लखनऊ से संचालित हैं। ये पीठें मुख्य न्यायालयों की अन्य सीटों पर सर्किट बैठकें भी करती हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती व सेवा संबंधी मामलों को देखता है। इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवाओं, केंद्र के अधीन नागरिक पदों और सैन्य सेवाओं के अतिरिक्त के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। हालांकि सैन्य सेवाओं के सदस्य व अधिकारी उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। मूल रूप से कैट के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा सदस्य होते थे। बाद में 2006 में प्रशासनिक अधिकरण संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा उपाध्यक्ष का प्रावधान हटा दिया गया। इसलिए कैट में कोई उपाध्यक्ष नहीं होता है। साथ ही इसी संशोधन अधिनियम द्वारा इसके सदस्यों का स्तर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष किया गया। वर्तमान में कैट में अध्यक्ष का एक पद तथा सदस्यों के 65 पद स्वीकृत हैं। वे न्यायिक व प्रशासनिक दोनों संस्थानों में लिए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक अध्यक्ष के मामले में तथा 62 वर्ष सदस्यों के मामले में जो भी हो पहले होता है। कैट के सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष अधिकार प्राप्त चयन समिति की अनुशंसाओं पर होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पाने के बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के पश्चात नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। ये सिद्धांत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के व्यवहार को लचीला बनाते हैं। अभ्यर्थी को केवल 50 रुपये का नाम मात्र शुल्क देना होता है। वादी स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। मूल रूप से किसी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई याचिका केवल उच्चतम न्यायालय में ही दी जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कुमार मामले 1997 में निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र पर यह प्रतिबंध असंवैधानिक है और न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में भी याचिका दायर की जा सकती है। इसके फलस्वरूप अब यह संभव नहीं है कि कोई पीड़ित लोक सेवक संबंधित उच्च न्यायालय में गए बिना सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दे सके। राज्य प्रशासनिक अधिकरण
संबंधित राज्य सरकार की विशेष मांग पर प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 केंद्र को राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। अब तक 2019 में 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा केरल में राज्य प्रशासनिक अधिकरणों कैट की स्थापना की जा चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश अधिकरणों को समाप्त कर दिया गया है, किंतु जहां हिमाचल प्रदेश ने सैट का पुनर्गठन किया है, वहीं अब तमिलनाडु ने भी ऐसे पुनर्गठन का अनुरोध किया है। पुनः हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ सैट की स्थापना के लिए अनुरोध किया है। दूसरी ओर उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण को भंग करने का प्रस्ताव भेजा है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने समान राज्य प्रशासनिक अधिकरण भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सरकार के कर्मचारियों की भर्ती व सेवा मामलों को देखता है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी सलाह राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का भी उपबंध है। संयुक्त अधिकरण उन राज्यों के प्रशासनिक अधिकरणों के ही समान अधिकार क्षेत्र तथा शक्तियों का उपयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। अन्य मामलों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 323 ख संसद तथा राज्य विधायिका को निम्नलिखित मामलों से संबंधित मामलों में न्याय करने के लिए अधिकरण बनाने का अधिकार देता है। कर संबंधी, विदेशी मुद्रा आयात और निर्यात, औद्योगिक और श्रम, भूमि सुधार, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, संसद व राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन, खाद्य सामग्री, किराए और किराएदारी अधिकार। अनुच्छेद 323 क तथा 323 ख में 3 विभेद है। यह अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत केवल लोक सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए अधिकरण गठित किया जाता है। अनुच्छेद 323 ख में अन्य मामलों के लिए अधिकरण गठित किया जाता है। अनुच्छेद 323 क के अनुसार केवल संसद ही अधिकरण का गठन करती है, परंतु 323 ख के अंतर्गत संसद व राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिकरण का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत केंद्र अथवा प्रत्येक राज्य अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए केवल एक ही अधिकरण का गठन किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 323 ख के अंतर्गत अधिकरण का गठन एक पदानुक्रम किया जा सकता है। चंद्र कुमार मामले 1997 में उच्चतम न्यायालय ने इन अनुच्छेदों के उपरोक्त उपबंधों को, जिन्हें असंवैधानिक करार दिया गया, उन्हें उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। हालांकि अब इन अधिकरणों के आदेशों के खिलाफ न्यायिक उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की पीठों के नाम एवं उनका न्याय क्षेत्र। न्यायाधीश, प्रधान न्यायपीठ दिल्ली, पीठ का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली। इलाहाबाद पीठ उत्तर प्रदेश, लखनऊ पीठ के अंतर्गत आने वाले जिलों को छोड़कर। लखनऊ पीठ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद पीठ के अंतर्गत आने वाले जिलों को छोड़कर। और उत्तराखंड। कटक पीठ ओडिशा, हैदराबाद पीठ
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बेंगलोर पीठ कर्नाटका, मद्रास पीठ तमिलनाडु व पुदुचेरी, एर्नाकुलम पीठ केरल और लक्षद्वीप, बम्बई पीठ महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, अहमदाबाद पीठ गुजरात, जोधपुर पीठ राजस्थान, जयपुर पीठ के अंतर्गत जिलों को छोड़कर, जयपुर पीठ राजस्थान, जोधपुर पीठ के अंतर्गत जिलों को छोड़कर, चंडीगढ़ पीठ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जबलपुर पीठ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पटना पीठ बिहार और झारखंड, कलकत्ता पीठ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, गुवाहाटी पीठ असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। कैट की पीठों की सर्किट सीटिंग्स, इलाहाबाद पीठ नैनीताल, कलकत्ता पीठ पोर्ट ब्लेयर गंगटोक, चंडीगढ़ पीठ शिमला जम्मू श्रीनगर, मद्रास पीठ पुदुचेरी, गुवाहाटी पीठ शिलांग ईटानगर कोहिमा अगरतला इम्फाल आइजोल, जबलपुर इंदौर ग्वालियर बिलासपुर, बम्बई पीठ नागपुर औरंगाबाद पणजी, पटना पीठ रांची, एर्नाकुलम पीठ लक्षद्वीप। न्यायाधीशों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण और 323 बी अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण। अधीनस्थ न्यायालय। राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिन्हें निम्न न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण यह है कि ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ये उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। संवैधानिक उपबंध भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक इन न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाती है। वह व्यक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जो निम्न योग्यताएं रखता है। वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो, उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, किंतु वैसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग और उच्चतम न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। जिला न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों में न्यायिक सेवा से संबद्ध व्यक्ति की पदस्थापना, पदोन्नति एवं अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय को होता है। व्याख्या। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं सहायक सत्र न्यायाधीश आते हैं। न्यायिक सेवा में वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश एवं उससे नीचे के न्यायिक पदों से संबद्ध होते हैं। कुछ न्यायाधीशों के लिए उक्त उपबंधों का लागू होना। राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि उक्त प्रावधान राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित न्यायाधीशों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू हो सकते हैं। संरचना एवं अधिकार क्षेत्र।
राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र एवं अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में इनकी प्रकृति भिन्न हो सकती है, तथापि सामान्य रूप से उच्च न्यायालय से नीचे के दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के 3 स्तर होते हैं। इन्हें नीचे दर्शाया गया है। उच्च न्यायालय, उसके बाद फिर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। तो दीवानी पक्ष में अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय मुंसिफ अदालत, और फौजदारी पक्ष में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसे सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है। जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश भी कहा जाता है, तथा जब वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश भी कहा जाता है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। उसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति भी होती है। उसके फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्रकैद से लेकर मृत्युदंड देने तक का अधिकार होता है। हालांकि उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड पर तभी अमल किया जाता है जब राज्य का उच्च न्यायालय उस पर अनुमोदन कर दे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश में नीचे दीवानी मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय तथा फौजदारी मामलों के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी याचिका यानी कि सिविल सूट के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फौजदारी मामले की सुनवाई करता है तथा 7 वर्ष तक कारावास की सजा देता है। सबसे निचले स्तर पर दीवानी मामलों के लिए मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय तथा फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। मुंसिफ न्यायाधीश का सीमित कार्यक्षेत्र होता है तथा वह छोटे दीवानी मामलों पर निर्णय देता है। सत्र न्यायाधीश ऐसे फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है जिसमें 3 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। कुछ महानगरों में दीवानी मामलों के लिए नगर सिविल न्यायालय यानी कि मुख्य न्यायाधीश एवं फौजदारी मामलों के लिए महानगर न्यायाधीश का न्यायालय होता है। कुछ राज्यों में प्रेसिडेंसी नगरों में छोटे मामलों के लिए पृथक न्यायालयों की स्थापना की गई है। ये न्यायालय छोटे दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं। इनका निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उच्च न्यायालय उनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय भी छोटे दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत आदि। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 20
22 राज्य के लिए बाध्यकारी बनाते हैं। वह कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के साथ ही ऐसी कानूनी प्रणाली स्थापित करें जो सबके लिए समान अवसर के आधार पर न्याय का सिद्धांत संवर्धन करे। 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जो कि 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ, ताकि अवसर की समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित किया जा सके। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NLSA का गठन कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। कानूनी सहायता कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित कुछ अनुच्छेद। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 33 कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की मान्यकरण तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का मान्यकरण। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 36 व्याख्या। 237 इस अध्याय के प्रावधानों का दंडाधिकारियों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू होना। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए अधिनियम के उपलब्ध कानूनी सहायता कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए तथा अधिनियम के उपलब्ध कानूनी या वैधानिक सेवाओं के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय में एक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का गठन किया गया है। जिलों एवं तालुकों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन NLSA की नीतियां एवं निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए, साथ ही लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता तथा राज्यों में लोक अदालतों के संचालन के लिए किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक सेवा समिति का गठन कानूनी सहायता कार्यक्रमों के प्रशासन एवं कार्यान्वयन के लिए किया गया है, जहां तक इनका संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। नालसा देश भर में कानूनी सेवा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां, सिद्धांत, दिशा निर्देश निर्धारित करता है तथा प्रभावी एवं सस्ती योजनाएं बनाता है। प्राथमिकता राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरणों, जिला वैधानिक सेवा प्राधिकरणों, तालुक वैधानिक सेवा प्राधिकरणों आदि को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। अर्ह व्यक्तियों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना, विवादों के सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए लोक अदालतें आयोजित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना, मुफ्त या निःशुल्क कानूनी सेवाओं में शामिल हैं। अदालती फीस, प्रोसेस फीस तथा अन्य सभी शुल्कों आदि का भुगतान जो कानूनी कार्यवाहियों में खर्च होते हैं। कानूनी कार्यवाहियों में अधिवक्ताओं, वकीलों की सेवाएं उपलब्ध कराना, कानूनी कार्यवाहियों से संबंधित आदेशों को प्रभावित प्रतियां तथा अन्य दस्तावेज प्राप्त करना एवं वितरित करना, अपील पेपर बुक आदि की तैयारी जिसमें दस्तावेज का मुद्रण एवं अनुवाद भी शामिल है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए अर्ह व्यक्तियों में शामिल है महिलाएं एवं बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य। औद्योगिक मजदूर, सामूहिक विपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार व्यक्ति।
दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में लिए गए व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता समिति के लिए यह सीमा 1,25,000 है। मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति तथा भिखारी। लोक अदालत। लोक अदालत एक मंच है जहां वे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, यानी न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं। यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान लोक अदालतों में कराया जाता है। अर्थ। सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत संस्था के अर्थ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक पुराना स्वरूप है जो कि प्राचीन भारत में प्रचलित था और इसकी वैधता आधुनिक युग में भी समाप्त नहीं हुई है। शब्द युग में लोक अदालत का अर्थ है जनता का अदालत। यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान का एक अंग है। भारतीय अदालतें लंबित मुकदमों के रोष से दबी हैं और नियमित न्यायालयों में इन पर तिथि के लिए लंबी, खर्चीली और श्रमसाध्य प्रक्रिया है। अदालतों को क्षुद्र मामलों के निपटारे में भी कई साल लग जाते हैं। इसलिए लोक अदालत त्वरित तथा कम खर्चीले न्याय का एक वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करती है। लोक अदालत की कार्यवाही में कोई विजयी या पराजित नहीं होता, इसलिए आपस में दोनों पक्षों के बीच विद्वेष नहीं रह जाता। लोक अदालत का प्रयोग भारत में एक वहनीय, किफ़ायती कार्यक्रम तथा अनौपचारिक विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीके के रूप में स्वीकृत पा चुका है। न्यायालयी न्याय में लोक अदालत एक और विकल्प है। यह आमजन को अनौपचारिक, सस्ता तथा त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की एक नई रणनीति है, जिसमें ऐसे मामलों को लिया जाता है जो अदालतों में लंबित हैं तथा ऐसों को भी सभी अदालतों तक नहीं पहुँचे हैं, और बातचीत, मध्यस्थता, मान मनौवल, सहज बुद्धि तथा वादियों की समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं अनुभवी विधि अभ्यासियों द्वारा वाद निपटाए जाते हैं। वैधानिक स्थिति। स्वातंत्र्योत्तर काल में पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था। पहला लोक अदालत जो है 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था। यह पहल विवादों के निपटारे में बहुत सफल हुई थी। परिणाम स्वरूप लोक अदालतों का देश के अन्य हिस्सों के प्रसार होने लगा। इस समय यह व्यवस्था एक स्वैच्छिक एवं समझौताकारी एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी और इसके निर्णयों के पीछे कोई वैधानिक पृष्ठपोषण नहीं था। लेकिन लोक अदालतों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस सुरक्षा तथा इसके द्वारा पारित फैसलों को वैधानिक पृष्ठपोषण देने की मांग उठी। यही कारण है कि लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा इसे पारित किया गया। यह अधिनियम लोक अदालतों के आयोजन तथा उसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है। राज्य वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण या जिला वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण तथा उच्च न्यायालय वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण लोक अदालतों का आयोजन ऐसे समयांतरण का अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए ऐसे स्थानों पर कर सकता है
जिसे यह भी उपयुक्त समझता है। किसी इलाके के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत तथा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तक तथा उस इलाके के अन्य व्यक्ति शामिल होंगे जितनी कि लोक अदालत का आयोजन करने वाली एजेंसी निर्दिष्ट करे। साधारण एक लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी तथा एक वकील व सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों के रूप में होते हैं। लोक अदालत को यह अधिकार होगा कि वह निम्नलिखित विवादों में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का निश्चय करे। कोई भी मामला जो किसी न्यायालय में लंबित हो या कोई मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, लोक अदालत के समक्ष नहीं लाया जाएगा। इस प्रकार लोक अदालत केवल न्यायालय में लंबित मामलों को ही नहीं बल्कि उन मामलों का भी निपटारा कर सकती है जो न्यायालय में अभी नहीं पहुंचे। अनेक प्रकार के विवाह संबंधी, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम विवाद, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली के मामले, पेंशन मामले, आवास बोर्ड एवं मलिन बस्ती क्लियरेंस संबंधी मामले, आवास वित्त संबंधी मामले, उपभोक्ता शिकायतों के मामले, बिजली टेलीफोन बिल संबंधी मामले, नगरपालिका संबंधी मामले, मकान कर सहित सेलुलर कंपनियों से संबंधित विवाद आदि मामले लोक अदालतों द्वारा हाथ में लिए जा रहे हैं। लेकिन लोक अदालतों का उन मामलों में कोई न्याय अधिकार नहीं होगा जो किसी ऐसे अपराध से जुड़े हैं जो किसी कानून के अंतर्गत समाधेय नहीं है। दूसरे शब्दों में, बीते अपराध जो गैर समाधेय हैं किसी भी ऐसे कानून के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मामला लोक अदालत को संदर्भित किया जा सकता है यदि वाद को पक्ष विवाद का समाधान लोक अदालत में करना चाहते हैं या वादियों में से कोई एक न्यायालय में मामले को लोक अदालत को संदर्भित करने के लिए आवेदन देता है या यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत के संज्ञान में लाए जाने के उपयुक्त है। मुकदमा दायर किए जाने के पहले के किसी विवाद के मामले को लोक अदालत आयोजित करने वाले एजेंसी द्वारा समाधान के लिए लोक अदालत को संदर्भित किया जा सकता है अगर संबंधित राज्यों में से किसी एक का इस आशय का आवेदन प्राप्त होता है। लोक अदालतों को वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो कि सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। जबकि निम्नलिखित मामलों में मुकदमा चलना हो, किसी गवाह को समन भेजकर बुलाना और शपथ दिलाकर उसकी परीक्षा लेना, किसी दस्तावेज को प्राप्त एवं प्रस्तुत करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य की प्राप्ति, किसी भी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख अथवा सामग्री की मांग करना तथा अन्य विनिर्दिष्ट सामग्री। पुनः एक लोक अदालत को अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए मामले के निस्तारण की आपकी पद्धति विनिर्दिष्ट करने की समुचित शक्ति होगी। साथ ही लोक अदालत में प्रस्तुत चली कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता 1860 में निर्धारित अर्थों में की अदालती कार्यवाही माना जाएगा तथा प्रत्येक लोक अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के उद्देश्य से एक सिविल कोर्ट माना जाएगा। लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट के हुक्मनामे अथवा किसी भी अन्य अदालत के किसी भी आदेश की तरह अन्य होगा। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा और लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी अदालत में कोई अपील नहीं होगी। लाभ। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोक अदालत के निम्नलिखित लाभ हैं। इसमें कोई अदालती फीस नहीं लगता
और अगर अदालती फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो लोक अदालत में मामला निपटाने के बाद राशि लौटा दी जाएगी। लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएं: लचीली प्रक्रिया तथा विवादों की त्वरित सुनवाई। लोक अदालत में दावों का आकलन करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम जैसे पद्धतिमूलक कानूनों के सख्त उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ सभी पक्ष अपने वकीलों के माध्यम से न्यायाधीश से सीधे संवाद कर सकते हैं, जो कि नियमित न्यायालयों में संभव नहीं है। लोक अदालत पर निर्णय संबद्ध पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसकी हैसियत सिविल कोर्ट के निर्णय के बराबर होती है। साथ ही गैर अपीलीय होता है, जिससे विवाद के अंतिम समाधान में निलंब नहीं होता। अधिनियम में प्रावधानित उपरोक्त सावधानियों के होने से लोक अदालतें मुकदमे में उलझे लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ विवादों का समाधान शीघ्र, निःशुल्क तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से हो जाता है। भारत के विधि आयोग ने वैकल्पिक विवाद समाधान के लोगों को संक्षेप में इस रूप में प्रस्तुत किया है। यह कम खर्चीला है, इसमें कम समय लगता है, यह तकनीकी उलझनों से युक्त है। कानूनी न्यायालयों के मुकाबले संबद्ध पक्ष अपने वैचारिक मतभेदों पर खुलकर चर्चा करते हैं, बिना किसी खुलासे के व्यय के, जैसा कि कानूनी न्यायालयों में होता है। लोगों को यह अनुभूति होती है कि उनके बीच कोई विजयी या पराजित पक्ष नहीं है, तब भी उनकी शिकायत का निराकरण होता है और संबंध भी सुरक्षित रहते हैं। अस्थायी लोक